जेडीयू पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पिछले कई दिनों से पार्टी के अंदर पार्टी के कमजोर होने की बात को लगातार उठा रहे हैं, लेकिन न तो इन्हें नीतीश कुमार और न ही पार्टी अध्यक्ष से कोई टाइम मिल रहा है जो पार्टी के फोरम पर ये बात उठा सके। अब इन्होंने फैसला लिया है कि 19 और 20 तारीख को इन्होंने पार्टी के कार्यकर्ता और प्रमुख नेताओं की एक बैठक बुलाई है पटना में। उसमें क्या फैसला लेंगे, हम बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी से जो हमारे साथ हैं। आपने एक पत्र लिखा है कि 19-20 फरवरी को आप एक बैठक बुला रहे हैं, तो ये एक पैरेलल मीटिंग हो गई और क्यों ये बैठक बुलानी पड़ रही है आपको? देखिए, पहली बात तो कि कहीं से पैरेलल मीटिंग नहीं है यह। हम जिस मुहिम में लगे हुए हैं लगातार पिछले 1.5-2 महीनों से, पार्टी जो रोज हमारी कमज़ोर हो रही है, इसको कैसे मजबूत किया जाए, उसी मुहिम का एक हिस्सा है। हम तो पहले शुरुआत में, जैसा कि हमने पहले भी कहा है, मुख्यमंत्री जी से मिलकर बात की। पार्टी के विभिन्न मंचों पर हमने इन बातों को उठाया है। उसके बाद भी कोई सॉल्यूशन होता हुआ नहीं दिखा, तो हम बार बार मांग करते रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, पार्टी से, कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो, जिसमें जिस डील की बात आरजेडी के लोग कर रहे हैं उस पर चर्चा हो जाए, या फिर पार्टी कैसे कमज़ोर हो रही है उस पर जो हम अपनी बात कहना चाहते हैं, तो इन बातों की चर्चा के लिए मीटिंग हो, या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी जिस समय बुलावे उस समय हम जाकर फिर से उनसे बात करें। अब इस तरह की कोई स्थिति नहीं हो रही है, पार्टी की ओर से कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है सकारात्मक तरीके से, तो हमको लगा कि पार्टी के साथियों के साथ एक बार बैठकर विमर्श किया जाए, क्योंकि अलग अलग व्यक्तिगत बातचीत में सब लोगों के मन में यह चिंता है कि कैसे हमारा दल बचेगा, जो करोड़ों गरीब लोगों के अरमानों की यह पार्टी है, यह कैसे बचेगी, चिंता है सब लोगों के मन में। तो इस चिंता को चिंतन के रूप में तब्दील करके हम बैठें और विमर्श करें कि कैसे क्या आगे किया जा सकता है। इस बात को लेकर बैठक है। कौन कौन लोग आ रहे हैं इस बैठक में? एक रामेश्वर महतो जो जेडीयू के एमएलसी हैं, उनसे हमारी बात हुई थी, वो आपके समर्थन में आए। क्या कोई विधायक आ रहे हैं या कोई प्रमुख पार्टी के जो संगठन में जो व्यक्ति हैं वो आ रहे हैं इस बैठक में? किसी से बात हुई? देखिए, नहीं, हम कोई विधायक माननीय या कोई एमपी मंत्री, हम उनसे कोई अलग से हमने बात की है या उन लोगों में से किसी ने इस बैठक के संदर्भ में हमसे कुछ कहा है, ऐसा नहीं है। जो भी विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, उनके मन की चिंता है, मंत्री लोग हैं उनके मन की भी चिंता है, लेकिन उससे ज़्यादा जो गांव में जिलों-जिलों में रहने वाले हैं पार्टी के साथी, उनके मन की चिंता विशेष रूप से है कि क्योंकि गांव की जो सच्चाई है, गांव में जो लोग बोलते हैं उसको लोग देख रहे हैं, तो उन लोगों को हमने विशेष रूप से आग्रह उन लोगों से किया है कि सब लोग आइए और बैठ करके विमर्श कर लीजिए, क्योंकि पार्टी जब बनी, समता पार्टी के रूप में शुरुआत हुई, तब से लव कुश समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, यहाँ तक कि माइनॉरिटी के लोग और फिर दलित महादलित समाज के लोग और जो सामान्य जात के लोग हैं, उनकी भी एक बड़ी संख्या का सहयोग इस पार्टी के साथ रहा है। और ऐसे लोग जनता दल यूनाइटेड की छतरी के नीचे अपने हित को सुरक्षित देखते रहे हैं। अब उनके मन की चिंता है कि जेडीयू समाप्त हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो हमारी चिंता कौन करेगा? आपको क्या लगता है पार्टी क्यों कमजोर हो रही है और किन लोगों के कारण कमजोर हो रही है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण जो मुझको दिखता है, माननीय मुख्यमंत्री जी जब से लोगों से डायरेक्ट डायलॉग जब से उन्होंने बंद कर दिया है, तब से सही बात उन तक पहुंचती नहीं है, और जब तक सही बात नेता तक नहीं पहुंचेगी तो कैसे आखिर कोई स्टेप जो लेना चाहिए पार्टी के लिए वह लेना संभव हो पाएगा। मुख्यमंत्री जी के आसपास जो लोग हैं, अब उन लोगों ने ऐसा घेरा बना लिया है कि मुख्यमंत्री जी सोचते, खुद अगर उनको सोचना हो तो बहुत ठीक तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन खुद नहीं सोच पा रहे हैं, अब दूसरे लोगों पर डिपेंड हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति है जिसके कारण आज पार्टी की स्थिति इस रूप में बनती जा रही है। क्या लगता है कि जेडीयू को आरजेडी के हाथ में गिरवी रख दिया गया है और तेजस्वी यादव को जब से नीतीश जी ने कहा है कि ये फ्यूचर के लीडर हैं और आगे इनको बढ़ाना है, तब से आपकी चिंता बढ़ी है? निश्चित रूप से इस सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, आज जनमानस में
यह बात चिंता के रूप में आ गई है। जब से यह बात आ रही है कि आरजेडी से कुछ डील गठबंधन बनाते समय हुई है, तब से लोगों के मन में भारी चिंता है कि आखिर क्या होगा। तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन की चिंता है जब से इस तरह की बात हुई। इसलिए हम रोज बोल रहे हैं ना कि आरजेडी के लोग जो कह रहे हैं कि डील हुई है, और यहाँ तक आरजेडी के लोग बोल रहे हैं कि डील यह हुई है कि मुख्यमंत्री जी अब आप हटिए और आरजेडी के नेता को ओथ दिलाइए मुख्यमंत्री के रूप में। अब इस तरह की बात लोगों के बीच जब से गई है, तब से लोग ज़्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं। यह बात सच है। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि एक्चुअल में क्या डील है या नहीं है, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर देना, या पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से कोई स्पष्टीकरण आ जाए। तो हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं और बार बार इस बात का आग्रह कर रहे हैं, और इससे फिर कितना फायदा नुकसान पार्टी का हो रहा है उस पर विचार कर लें। तो इसलिए हमारे कहने का मतलब, हम आज भी हमने जरूर बैठक बुला दी है, बैठक हम करेंगे, विमर्श करेंगे साथियों के साथ, लेकिन आज भी हम कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस समय कहेंगे उस समय जाकर हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पार्टी को जैसे भी हो मुख्यमंत्री जी से आग्रह की बचाएं। तो विलय की बात तो ललन सिंह ने नकारा आज की विलय नहीं होगा, नीतीश जी ने भी कह दिया। देखिए, बहुत सारी बात जो पहले हो गई है कि यह नहीं होगा, यह होगा, और कुछ दिन के बाद देखा जाता है कि जो कहा जाता है उसके उलट होता है। यह तो सीधा सीधा सब लोग देखते रहे हैं। तो हम बात करके बैठ करके इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो बोल रहे हैं वो सच है या आरजेडी के लोग बोल रहे हैं वही सच है। क्या सच है, इस बात की जानकारी व्यक्तिगत रूप से हम पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं, हमसे लोग पूछते हैं, हम तो खुद आश्वस्त हो जाएं। आज तक हम आश्वस्त नहीं हो पाए कि क्या सच है, क्योंकि अपनी पार्टी में ही या गठबंधन में ही आज कोई स्टेटमेंट, कल कोई स्टेटमेंट आ जाता है। तो इसलिए मेरी चिंता और सब लोगों की चिंता का यही कारण है। आपको क्या लगता है, लालू जी अब सिंगापुर से आने वाले हैं दिल्ली, और उसके बाद संभवतः होली के बाद पटना आएंगे, तो उसके बाद जो डील जो हुई है, आपके हिसाब से जो डील हुई है उस पर अमल किया जाएगा और नीतीश जी को मुख्यमंत्री पद से अपदस्थ कर दिया जाएगा? देखिए, लोग तो इस तरह की बात बोल रहे हैं, अब उसमें क्या होगा हम कैसे बता दें, जबकि हम उस रूप में जानते नहीं हैं कि क्या है एक्चुअल में, तो हम बता तो नहीं पाएंगे सीधे तौर पे, लेकिन लोगों के मन में यह शंका तो है। और पॉलिटिक्स तो परसेप्शन के आधार पे चलता है, और परसेप्शन लोगों में इस तरह का बनते जा रहा है, तो इसके कारण भी पार्टी का नुकसान हो रहा है। तो इस परसेप्शन को या तो रोके, या फिर वास्तव में ऐसा कुछ हुआ है तो साफ साफ बता देना, उसके बाद पार्टी के साथी को जिसको जो सोचना होगा सोचेगा। अच्छा, ये बताइए सर कि ये जो हाल फिलहाल में आपने जो आरोप लगाया कि जो जगदेव बाबू के जयंती के दिन इन लोगों ने कहा कि 90-10 की बात, अगड़ा पिछड़ा की राजनीति कर रहे हैं, आपने कहा कि वो लोग गलत बोल रहे हैं, एक ही परिवार का सत्ता है और शोषक वर्ग बदल गया है, इसका मायने क्या है, आप क्या बोलना चाह रहे थे? देखिए, सीधा स्पष्ट है कि जगदेव बाबू का जब समय था उस समय शोषण हो रहा था, नो डाउट, लेकिन उस समय शोषण करने वाले कौन लोग थे, सत्ता पर किनका कब्जा था? क्या आज भी उन्हीं का कब्जा सत्ता पर है? नहीं है कब्जा। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तब से तो लोगों को अच्छा लग रहा है कि चलिए एक कोई तो है जो बिहार के लिए अच्छा काम कर रहा है। तो मुख्यमंत्री जी को, नीतीश जी को मौका मिला तो अच्छा कर रहे हैं, इनसे लोगों को कोई परेशानी नहीं, बल्कि इनके साथ लोग खड़े हैं। लेकिन 15 साल जो लालू जी का शासन रहा और फिर से उसी परिवार के को सत्ता सौंपने की जो बात हो रही है, तो इस संदर्भ में हमने कहा है कि उन्होंने 15 साल किया और फिर उसी को सौंपने की बात हो रही है। तो उस वक्त 15 साल में क्या हो रहा था बिहार भर में? उस समय किसने शोषण किया? सत्ता का हस्तांतरण कहीं से हुआ तो नीचे तक जाना चाहिए था ना, नीचे तक नहीं गया, एक परिवार तक सिमट गया 15 साल, और फिर उसी को देने की बात हो रही है। तो सत्ता जहां से एक तरह से कहिए कि मेहनत करके जगदेव बाबू के लोगों ने छीन कर लाई थी, आज फिर से वही सत्ता देने की बात हो रही है। तो इस संदर्भ में हमने कहा है कि अब वो लोग शोषक नहीं हैं जो पहले हुआ करते थे जगदेव बाबू के समय, आज शोषक दूसरे लोग हैं समाज में। तो इस संदर्भ में हमें कहने का मतलब कि जो पहले अगड़ी जाति के लोग शोषक थे, अब कोई शोषक और है। हाँ, निश्चित रूप से जगदेव बाबू की पूरी लड़ाई जिस ताकत के खिलाफ थी,
आज वह ताकत टारगेट में नहीं है, आज दूसरे लोग वहां आ गए हैं। तो शोषण तो आज भी जारी है, गरीब लोगों का, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, कोयरी, कुर्मी, सबका शोषण आज भी है। लेकिन सत्ता में बैठकर शोषण पहले जो लोग करते थे जगदेव बाबू के साथ, आज वो लोग सत्ता में बैठकर शोषण नहीं कर रहे हैं। आज तो 15 साल जिस रूप में हुआ और फिर से उसी हाथ में सत्ता उसी परिवार में चली जाए, तो शोषण तो वहां से हो रहा है। इस संदर्भ में हमने बात कही। अच्छा, ये आपने जब रालोसपा को मर्ज किया था 2021 में जेडीयू में, तो आपसे क्या वायदे किए गए थे नीतीश कुमार जी के द्वारा कि आपकी क्या भूमिका होगी, आप क्या सेकंड इन कमांड होंगे? तो क्या आपके साथ वो कमिटमेंट पूरा नहीं किया गया? देखिए, एक तो जो उस वक्त बात हुई, कई बार हमने कहा भी है और मुख्यमंत्री जी भी इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। 2020 का जो परिणाम आया विधानसभा का, उसके बाद मुख्यमंत्री जी की ओर से फ़ोन आया और हमने मिलकर बात की उनसे। उन्होंने बात करने की इच्छा व्यक्त की, हमने बात की और उसी समय उन्होंने कहा कि अब हमको आगे नहीं रहना है, आपको भी मालूम है उपेंद्र जी, आइए या संभालिए। सीधे तौर पे उनके यही शब्द थे। अब ठीक है कि हमारे साथ जो कुछ भी कहा गया, हम इस बात के लिए नहीं परेशान हैं कि हमारे साथ कहा गया और नहीं हुआ, वो एक अलग विषय है। हमारा यह कहना है कि यह धारा बचेगी तभी तो उपेंद्र कुशवाहा या कोई बाद में चलकर इस धारा का इस्तेमाल करके गरीबों को न्याय दे पाएगा। और ये धारा ही समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा? चाहे कोई समाज का लोग हो जो हमारे साथ खड़ा रहा है, लोग कोयरी हो, कुर्मी हो, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सबको न्याय देने की जो एक ताकत है, जो आधार है, वही समाप्त हो जाएगा ना। हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या कहते हैं कि आरसीपी जी ने आपके खिलाफ काफी बयान दिया था उस समय, वो आप भी दिए थे। तो क्या अब आरसीपी जी बाहर जा चुके हैं जेडीयू से, तो क्या आप लोग दोनों के तार जुड़ सकते हैं, आप लोग दोनों साथ आ सकते हैं जेडीयू को मजबूत करने के लिए, या आप कहीं कोई गठबंधन बना के? देखिए, अभी तो जेडीयू से बाहर हैं, हम तो जेडीयू को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। तो जेडीयू को मजबूत करने की जो बात हमारी है, तो जेडीयू के जो साथी हैं, हम अपनी बात अभी उनसे करने वाले हैं। अभी तो कोई उस तरह की बात है नहीं कि हम दोनों एक साथ हो जाएं, वो अलग हैं, हम लोग जेडीयू में हैं, तो अभी साथ होने जैसा कहाँ कोई मामला है। तो ये नीतीश जी का समाधान यात्रा चल रहा है, आप लगातार टाइम मांगते रहे हैं मीडिया के जरिए। क्या आप नीतीश जी से कोई टाइम लेंगे आगे चल के और पार्टी की स्थिति के बारे में अवगत कराएंगे ऑफिशियली? क्योंकि बार बार ये बातें चल रही हैं, ललन सिंह आज बोल रहे थे कि जो भी बात करना है उनको पार्टी के फोरम पर करें। तो क्या आपको मिलने में कोई दिक्कत है नीतीश जी से? टाइम फोन उठाइए और उनसे टाइम लेके मिलने में क्या परहेज है? देखिए, हमको कोई परहेज नहीं। मुख्यमंत्री जी 12 बजे रात में बुलाएंगे तो हम 12 बजे रात में उनके साथ जाकर बैठकर। लेकिन आप पहल क्यों नहीं करते? नहीं, पहले हमने तो कहा है कई बार कि 2 साल में एक बार भी उनकी ओर से फ़ोन नहीं आया। इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपनी ओर से नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं है। हम चाहते हैं कि बात हो। अब कैसे बात होगी हम भी देखते हैं, लेकिन हम खुद आज भी चाहते हैं कि बैठकर बात हो और यह पार्टी बचे। हमारी चिंता यह है कि जैसे भी हो, ये इस पार्टी को बचना चाहिए। आप नहीं चाहते हैं कि आप जेडीयू छोड़कर जाएं? आपको मजबूर किया जा रहा है? बिल्कुल, हम पूरी ईमानदारी से कह रहे हैं कि कहीं से जेडीयू को छोड़ने जैसी बात मेरे मन में है ही नहीं। हम जिस मकसद को लेकर राजनीति कर रहे हैं, हमने महसूस किया था कि जेडीयू और आरएलएसपी के अलग होने के कारण यह मकसद ही कमजोर पड़ रहा है। तो नीतीश जी को हम ताकत देने के लिए आए। हम आज भी चाहते हैं कि नीतीश जी को हम ताकत दें ताकि यह जो धारा है बची रहे, और जेडीयू को हम इसलिए मजबूत करना चाहते हैं, मजबूत होते हुए देखना चाहते हैं। अगर वो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो फिर आप अपने दूसरे रास्ते तलाशेंगे? क्या बीजेपी से कोई गठबंधन कर सकते हैं? नहीं, देखिए, अभी हम उतनी दूरी तक नहीं सोच रहे हैं। अभी हमको भरोसा है मुख्यमंत्री जी पर। आज बैठक की सूचना हमने जारी की है पत्र के माध्यम से। आज 4 तारीख है, 19 तारीख को बैठक, अभी भी 15 दिन बीच में समय है। तो इस दौरान भी किसी क्षण बात अगर कोई करना चाहे, अगर मतलब मुख्यमंत्री जी ही अब बात करना चाहें, बाकी और किसी के बात करने का कोई मतलब नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी बात करना चाहें या एक व्यक्ति और हो सकता है जो उस समय मीडिएट किया था, जिन्होंने आदरणीय वशिष्ठ बाबू अगर कहें मुख्यमंत्री जी के साथ बैठने की बात हो, तो हम किसी भी समय तैयार हैं। और 15 दिन काफ़ी समय होता है। जब भी समाधान यात्रा ही संपन्न हो जाए, उसके बाद भी अगर ऐसी स्थिति आएगी तो हम ऑलवेज तैयार हैं। मेरा आखिरी सवाल यह है कि
आपने 19-20 को बैठक बुला लिया है, पार्टी अगर इसे इनडिसिप्लिन के तौर पर देखे और आपको कोई सो कॉज नोटिस इश्यू कर दे इस बीच में, तब फिर आप क्या करेंगे? देखिए, तब तो हमको लगता है दुनिया की यह पहली पार्टी होगी जो पार्टी उस व्यक्ति के खिलाफ सो कॉज नोटिस जारी करेगी जो व्यक्ति दिन रात पार्टी की मजबूती की बात कर रहा है। हमने कौन सी बात की है अब तक जो पार्टी के अनुशासन के खिलाफ है? कुछ भी हमने नहीं कहा। हमने न कभी नेता को उस रूप में ब्लेम किया है, कोई व्यक्तिगत हमने कभी टिप्पणी नहीं की है, न पार्टी की विचारधारा के खिलाफ हमने कोई बात की है, न पार्टी के प्रोग्राम के खिलाफ हमने कोई बात की है। हम तो लगातार पार्टी की मजबूती की बात कर रहे हैं, तो इसमें सो कॉज नोटिस पूछने का कहाँ कोई सवाल है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो हम समझेंगे कि दुनिया की पहली पार्टी है जो इस तरह का काम कर रही है, लेकिन हमको लगता है कि ऐसा काम पार्टी नहीं करेगी। धन्यवाद। तो ये थे उपेंद्र कुशवाहा जी। इनके रास्ते खुले हुए हैं, अभी भी ये पार्टी को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं जैसा कि ये कह रहे हैं, और इनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो उनसे गलत सलत फैसले करा रहे हैं और पार्टी को लगातार कमजोर करते जा रहे हैं, और जिसके कारण पार्टी का जनाधार भी कमजोर होता जा रहा है। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।